हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू शर्मा। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जनरल साइंस की क्लासेस। जैसे कि हमारी कल पहली मुलाकात थी जनरल साइंस के उसमें जनरल साइंस की क्लास के लिए, और मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से अपना अप्रोच अपनाएंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखनी है, वो है क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना। साइंस में लॉजिक से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। एंड दूसरी चीज, यूपीएससी के लिए साइंस का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही फेवरेट रहा है हमेशा से। यूपीएससी ने हमेशा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इस बार 2020 में भी आप लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि साइंस के कितने सारे क्वेश्चंस थे, और सारे अगर लॉजिक लगा के सॉल्व किए जाए ना तो वो सारे क्वेश्चन ठीक हो सकते थे। लेकिन बस वही अप्रोच अपनानी है। बहुत इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने जल्दी बिल्डअप होते हैं। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक बिल्डअप होंगे उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन पूछेगी नहीं कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन बताओ, सेल के क्या ऑर्गेनल्स हैं। यूपी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। यूपीएससी करंट को स्टैटिक पोर्शन के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछती है, जो कि उसका फेवरेट चीज है। उसका जो करंट और स्टैटिक पूछने का तरीका है वही चीज हमें सीखनी है। वो हमारे माइंड के साथ खेलते हैं, हमें भी वो चीज सीखनी है। हम सीख जाएंगे तो बस हमें एक ही सीट निकालनी है। उन 900,000 सीटों में से एक सीट की जरूरत है, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम जरूर कामयाब होंगे। तो आइए देखते हैं। कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक खत्म कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया याद आप रिकॉल कीजिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी सिंथेसाइज करता है, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये दो झिल्लियों से बाउंड होता है, ठीक है। इसके अंदर ये फोल्डिंग घुमावदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे क्रिस्टा बोलते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल है जिसका खुद का डीएनए होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें एनर्जी सिंथेसाइज, एनर्जी को बनाने में, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ये रहा एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन। हिंदी में भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड मैं आपको बता दूं, प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट का ऑर्गेनल है। सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और किसी और एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो पाया नहीं जाता, ठीक है। अब प्लास्टिड क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, दोहरी झिल्ली से बाउंड होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं प्लास्टिड। और ये प्लांट्स और कुछ एल्गी के अंदर मिलते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ प्लांट्स और कुछ, सारी एल्गी नहीं, कुछ एल्गी। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दे आर, यही स्टेटमेंट दे देगा और यहां सम की जगह ऑल लगा देगा, और हम भावनाओं में बहकर इसको ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें चीज याद रखनी है कि सम यहाँ की जो ये है सिर्फ सम उसमें आएगा, सम एल्गी में है और सारी एल्गीज में नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है हमें। आप ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन, जब आपने क्वेश्चंस को ऊपर से मत पढ़ा करो, क्वेश्चंस को ना देखा करो। यूपीएससी जब भी ऑल या फिर नन, इन दो वर्ड का यूज करता है ना, तो हमेशा वो क्वेश्चन या फिर वो स्टेटमेंट गलत ही होती है। उसमें कुछ ना कुछ ग्लिच होगा ही होगा, हमेशा वो स्टेटमेंट गलत होगी ही होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा, कभी कभी एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट जरूर गलत होगी। इसलिए आप ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप पाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप पाएंगे कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ऑल एनिमल्स आर दिस, all sheep of herds have become this, have eaten this, ये almost most of the time गलत होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पे देखते हैं, ये रिस्पॉन्सिव, इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है खाना बनाना और उसको स्टोर करना पादपों में। प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है? खाना बनाना और उसको स्टोर करना। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग तरीके के ना पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स मतलब कलर, अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेल का कलर चेंज करते हैं। अब पिगमेंट्स वो कितने तरीके के हैं? अब वो पिगमेंट्स कितने तरीके के हैं? ये रहे प्लास्टिड्स के 3 पिगमेंट्स, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट 3 उसमें डिवाइडेड है। ये आपको जो टर्म्स हैं ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि अगर आप टर्म्स आपको याद नहीं रखेंगे और अगर ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई पेपर में और आपको पता ही नहीं क्या है, तो आप ये भी आंसर नहीं दे पाएंगे कि ये प्लास्टिड का पार्ट है और एक तरीके का पिगमेंट है, और सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट रीड करिए इसे, इलैप्सोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट तो आप सभी को पता होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स की, खाना बनाने में। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट ना बहुत तरीके के कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, वो आपको दिख ही रहा होगा, कलरलेस होता है। ठीक है, इसके अंदर कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, इसके अंदर रंगहीन होता है, ये रंगहीन। ठीक है, और ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट के जो 3 टाइप है वो भी अलग तरीके के उसमें काम आते हैं। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है टमाटर का रंग लाल। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड में हमें इतना ही पढ़ना है। आगे और तरीके के प्लास्टिड होते हैं, जेंथिले, कैरोटिनॉइड, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, और ना ही हमें इतना डीप में जाना है। ठीक है, हमें बस इतना ही पढ़ना है कि प्लास्टिड का फंक्शन क्या है। कुछ एल्गी में पाया जाता है और प्लांट्स में पाया जाता है, स्टोर और फूड को बनाते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर डिफरेंट अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के फिर आगे 3 पार्ट्स। बस अगर थोड़ा सा अगर आप रीडिंग ध्यान से देंगे ना तो आपको याद भी रह जाएगा टर्म्स। जो टर्म्स हैं ये थोड़ी मुश्किल टर्म्स है, मैं जानती हूँ, बट ये जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन बच्चों के लिए। बट अगर आपको कहीं भी फिर एग्जाम में ना ऐसा दिक्कत नहीं होगा, क्या पता कोई आंसर एलिमिनेट हो जाए, क्या पता कि ये चीज याद आ जाए कि यार ये तो प्लास्टिड में था, ये तो किसी और ऑर्गेनल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच आपको अपनानी है, इस तरीके के लॉजिक आपको लगाने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट ऑर्गेनल पे आते हैं। अब हम क्रोमोप्लास्ट और इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि कुछ फलों और उसमें पिगमेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं या नाम लिख दिए जाते हैं कि क्या ये फलों में पाए जाते हैं, क्या ये सब्जियों में पाए जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, जो प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं पिगमेंट्स को। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, वेजिटेबल्स को। ठीक है, फ्रूट्स, फलों, सब्जियों, फूलों, इन सबको रंग देने के, रंग कहां से मिलता है? वो इन्हीं से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आते हैं कैरेट। ये रही कैरेट, सबने देखी होगी। गाजर के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? कैरोटीन। कैरोटीन जो है वो पिगमेंट होता है। ऐसे ही एक अलग पिगमेंट होता है बीटा कैरोटिनॉइड, वो भी कैरेट में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है मैंगो, आम सबको पसंद है, फलों का राजा। ठीक है, तो मैंगो के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? ज़ेंथोफिल, जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है। ठीक है, अब टमाटर में पिगमेंट देखो, क्रोमोप्लास्ट तो होता ही होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही टमाटर का पिगमेंट लाल है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के कौन से पिगमेंट की वजह से टमाटर का रंग लाल है? वो है लाइकोपीन। ठीक है, अब नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट जैसे मैंने आपको बताया था कलरलेस होते हैं और ये स्टोर करते हैं खाने को प्लांट में, पादपों में, एल्गी में, कुछ एल्गी में, ठीक है। दे आर फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स सच एज फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं मेनली उस जगह पे मिलते हैं, उन ऑर्गन्स पादपों के उन अंगों में मिलते हैं जो स्टोरेज के लिए बने हैं, ठीक है, जो खाने को स्टोर करने के लिए बने हैं, उन ऑर्गन्स में मिलते हैं मेनली ल्यूकोप्लास्ट। जैसे फ्रूट है, फ्रूट पादप का एक पार्ट है, फ्रूट अंग ही हो गया ना, हमारे लिए तो वो खाना है, लेकिन पादप ने तो अपना खाना उसके अंदर जमा रखा है, तभी हम उसे खा पा रहे हैं फ्रूट को, ठीक है, तो फ्रूट। ट्यूबर्स जैसे कि आलू एक तरीके का ट्यूबर है, ठीक है, आलू के अंदर फूड है, हमारे लिए है वो फूड, ठीक है, हमारे लिए खाना है। और सीड्स जैसे कि बादाम ले लो, बादाम हम खाते हैं ना, लेकिन उस प्लांट के लिए वो सीड है, बट एक खाना जमा करने का अंग है, ठीक है। ऐसे ही पोटैटो ट्यूबर्स, फूड क्या होता है, कौन सा फूड देता है पोटैटो ट्यूबर्स? पोटैटो में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो होता है स्टार्च। इसलिए में बोला जाता है कि भाई आलू कम से कम खाना चाहिए जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जिनको पतला होना है, जिनको पसंद नहीं कि उनका शरीर थोड़ा सा भी बढ़ जाए, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, ये फैट बढ़ाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। मेज ग्रेन्स, मक्के के दाने, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है मक्के के दाने के अंदर, ठीक है। कैस्टर सीड्स एक तरीके के ना ये सीड होते हैं, इसका ऑयल बनता है कैस्टर ऑयल का, आपने अगर कहीं भी देखा हो, मेनली गाँव में ना तो नॉर्मली ये दिख जाता है, लेकिन हम शहर वाले बच्चों को ना ज्यादा समझ नहीं आता कैस्टर सीड्स क्या है, हम तो बस दुकान से इसका तेल खरीद के ले आते हैं, ठीक है। कैस्टर सीड्स, इसका फूड क्या है, ऑयल, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें स्टार्च स्टोर हो रहा है, इसके अंदर प्रोटीन स्टोर हो रहा है, मेज ग्रेन्स के अंदर, इसके अंदर ऑयल स्टोर हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से स्टोर, ठीक है। आया बात समझ? अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, तो फिर जो पादप है वो खाना नहीं बना पाते सन की गर्मी का यूज करके, सनलाइट का यूज करके। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ये सारा प्रोसेस जो है वो हो पाए। अगर वो ही नहीं होता तो फिर जब वो ही खाना नहीं बना पाते तो हम जो वेजिटेरियंस हैं वो खाना भी नहीं खा पाते, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दो झिल्लियों से घिरा होता है, ये रही इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये थाइलाकॉइड बोलते हैं इनको, और स्ट्रोमा होता है इन थाइलाकॉइड्स के अंदर। और जब ये स्टैक में प्रेजेंट हो जाते हैं ना एक साथ, ऐसे इतने सारे इकट्ठे हो गए, तो इसको बोल देते हैं हम ग्रेनम, ठीक है, जिसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब हम इसकी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एक बार। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है। स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइडल होता है। स्फेरिकल मतलब या तो गोल होगा, ठीक है, या ऐसे डिस्क देखी आपने जो हम पार्क में बच्चे खेलते हैं, डिस्क बिल्कुल ओवल शेप में, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा दिखने में। इसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना मैंने आपको भी बताया, जो स्टैक्स मतलब थाइलाकॉइड जो एक साथ इतने सारे थाइलाकॉइड एक साथ प्रेजेंट हो गए, तो इसे हम ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरीके का पिगमेंट होता है, ठीक है। इस पिगमेंट एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है, ठीक है। स्ट्रोमा जो है, जो स्ट्रोमा मैंने अभी आपको दिखाया, ये स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और डेंस फ्लूइड होता है, मतलब इसका जो अंदर तरल पदार्थ होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। फंक्शन क्या है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और फिर फूड बनाना, जो कि प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पत्तियों को, टहनियों को और सब्जियों को। ग्रीन कलर किससे आता है? इसी से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देखिएगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेनली प्लांट सेल में मिलता है। स्फेरिकल गोल हो सकता है या ऐसे डिस्क जैसा हो सकता है। ग्रेना प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स का कलर किससे आता है ऐसा पूछ लिया जाए तो क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम ना कुछ ऐसे से दिख रहे होते हैं। सेंट्रोजोम क्या होता है? एक प्रकार की झिल्ली से घिरा होता है ये ऑर्गेनल, वन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये ना न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है ना तो यहाँ ऐसे पड़ा हुआ होगा, ये ऐसे पड़ा होगा, ऐसे पड़ा हुआ होगा। मतलब अगर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो ये सेंट्रोजोम है। बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ऐसे से पड़े होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, ये रे, ये जो दो ऐसे लकड़ी जैसे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। और ये पड़े भी ऐसे ही रहते हैं, ये रखे भी ऐसे हुए होते हैं जिस तरीके से ये ऐसे दिखा रखा है, जैसे ये रहा। ठीक है, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है? वो हॉलो होता है, मतलब अंदर से खोखले होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिलेंडर जैसे, सिलेंडर की तरह देखो ऐसा होगा। सिलेंडर देखा है ना आप सभी ने, ऐसा होगा। ये तो मैं एक बना रही हूं पर ये पूरा एक साथ पूरा क्लस्टर होता है, पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ये क्या होता है इनके अंदर? ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, मैंने सिंगल स्ट्रक्चर बनाया है, ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ये चीज ये। ठीक है, ये होती है माइक्रोट्यूब्यूल। जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके के किस में काम आते हैं, सेल डिवीजन में किस तरीके का इनका काम है। ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो राइट एंगल पे अरेंज होता है एक दूसरे। मैंने आपको बताया ना कि ये जिस तरीके से ऐसे दिख रहे हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये राइट एंगल में है एक दूसरे के, ऐसे ऐसे। एक ऐसे है, एक ऐसे, देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे। वो पीछे का पार्ट हमें पूरा दिख नहीं रहा, तो ये ऐसे हैं, राइट एंगल में होते हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स। जब मैं आपको समझ नहीं आएगा, मे बी जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको नहीं पता होगा, याद नहीं होगा जब 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी। स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ये, जो कि क्रोमोसोम का मूवमेंट कराते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। क्रोमोसोम मैंने आपको याद करिए, जब मैं आपको न्यूक्लियस बताया था कि इस क्रोमोसोम के अंदर ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करके पेरेंट से बच्चे में जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम को ट्रेवल कराती है इधर से उधर, जो भी उसका काम होता है वो आगे बताएंगे। और ये क्या हेल्प करती है? सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला अगर आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बैक्टीरियल सेल जब कराया था, तो ये बैक्टीरियल सेल है। ये पीछे से मैंने आपको बताया इसकी एक पूंछ निकल रही है, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला किसकी मदद से बनता है? सेंट्रोजोम की वजह से बनता है। सिलिया भी एक तरीके का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है सीलिया। वो भी ऐसे हेयर की तरह, ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सेंट्रोजोम की वजह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन।
साइटोस्केलेटन क्या होता है? आप आपने पढ़ा होगा, एक मिनट, साइटोस्केलेटन, यहाँ पे इस वर्ड में ना स्केलेटन आ रहा है। आपको आप जब आपने जब बायो पढ़ी होगी तो हम लोगों को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है? हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, हमारी हेड से शुरू होके फिर रीढ़ की हड्डी, फिर पीछे नीचे लेग्स में जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां मिलकर हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, हमारा पूरा ढांचा तैयार करती हैं। हमें हमारी बॉडी किस फॉर्म में होगी वो देती हैं। तो वो सब किस वजह से होता है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, अब यहां भी साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनसे बना होता है, ऐसे होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स, ऐसे ही छोटी छोटी फिलामेंट्स होती हैं, उनसे बने होते हैं। ये होलो ट्यूब्यूल्स है, मैंने आपको बताया था, खाली होती है अंदर से। और किससे बनी होती है? कौन से प्रोटीन से बनी होती है? ट्यूब्यूलिन, 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 TUBULIN, याद रखना, ट्यूब्यूलिन से बनी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, ऐसे होंगे, ऐसे, ये होता है रॉड शेप। ठीक है, थिन होते हैं, बहुत पतले से फिलामेंट होंगे जो प्रोटीन के बने होंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्टिन। अब ना इसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं ऐसा कर दो कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स तो एक्टिन के बने होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। नहीं, देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूल नाम आ रहा है, ट्यूब्यूल आ रहा है नाम, ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूलिन, और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन, आप याद कर लीजिए। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अभी जस्ट पहले बताया था कि हमारा हड्डियों का ढांचा है, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, हमें हमारा स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी का फॉर्म प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को शेप देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेंथ भी देता है सेल को। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो सर है, हमारे ब्रेन को होल्ड करके रखा है। अगर हमारा स्कल नहीं होता, यहाँ ऊपर खोपड़ी का कंकाल नहीं होता, ठीक है, तो हमारा तो ब्रेन फिर ऐसे, मतलब थोड़ी छोटी सी चोट से ही हो जाता उसको डैमेज। तो वो किससे प्रोटेक्टेड है? क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है, कंकाल जो ऊपर स्कल है उससे प्रोटेक्टेड है। ऐसे ही साइटोस्केलेटन जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं सेल को। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्यूलर मूवमेंट्स के लिए। साइटोस्केलेटन जो है वो हेल्प कराते हैं इधर से उधर मूवमेंट के लिए सेल का। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें एक झिल्ली होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा, कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जो बहुत ही पुराने होते थे सेल, बहुत पुराने सेल होते थे। यूकैरियोटिक नया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कई बार आ जाता है। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? वो है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है। जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो मैं आपको ये भी बता रही थी कि न्यूक्लियस जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में अंडर डेवलप्ड होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में फुली डेवलप्ड होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस में न्यूक्लियस जो है वो फुली डेवलप होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अंडर डेवलप होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो एनिमल सेल है वो एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक मोटी सी सेल मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बाहरी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। बाहरी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट तो होती है, जैसे बैक्टीरिया में कैप्सूल था। ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस। साइज इनका क्या हो सकता है? इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, 0.5 to 5। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरीके का। ठीक है, फिर आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे हमारे अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? 46। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, अगर इनमें से एक भी कम हुआ तो
म्यूटेशन आ जाती है, फिर वो ह्यूमन नहीं रहता, फिर वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कहलाता वो, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको जितने भी ऑर्गेनल बताए, माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, सब या तो दो मेम्ब्रेन से बाउंड थे या एक मेम्ब्रेन से बाउंड थे, लेकिन उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। इनका साइज क्या होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से, हम, ह्यूमंस, मैमल, रेप्टाइल, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेल्युलर, और इन सब बैक्टीरिया वगैरह को छोड़ के, ठीक है। ये तो हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। अब आते हैं मेजर थिंग, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस, ठीक है। एनिमल सेल जनरली छोटे होते हैं साइज में, और प्लांट सेल जो है वो जनरली बड़े बड़े होंगे। अब ये देखो, ये था एनिमल सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इधर सेंट्रोमियर प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर प्रेजेंट था, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इधर गोल्जी बॉडी थी, ऐसे ऐसे करके छोटा बहुत इनका साइज ना छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। ये प्लांट सेल था। प्लांट सेल या तो ऐसा होगा, दो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, बड़ा सा वैक्यूल होगा, ऐसे करके प्लांट सेल होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होते। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं वही अपना खाना बना पाते हैं प्लास्टिड्स की वजह से, लेकिन एनिमल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है इसके अंदर छोटे छोटे हैं, इसके अंदर ना ऐसे छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और कम होगा, मतलब कम नंबर में होंगे। प्लांट सेल में क्या होगा, वैक्यूल्स ना बड़े बड़े होंगे और बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। हमने थोड़ा सा बिल्कुल, हमने अभी अभी आपको पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी किसने दी थी, बहुत इजीली पढ़ाया। ये डिफरेंस भी याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, पर मे बी कोई ऐसी स्टेटमेंट ही आ जाए जिससे आपको इनकी जरूरत पड़ जाए और आपको याद ना रहे, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक इंपॉर्टेंट है। उठाइए क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी और रीडिंग मारना शुरू हो जाइए, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपकी लॉजिक लगाने की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, और आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप लॉजिक लगा पाओगे उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है, पहली चीज सेल क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज, सेल को किसने डिस्कवर किया था, पहला लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था, फिर सेल थ्योरी क्या थी, ठीक है। फिर सेल के ऑर्गेनल्स क्या क्या है, एनिमल सेल प्लांट सेल अलग है, बैक्टीरियल सेल अलग होता है। एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स, प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, और ये सब हमने पढ़े, ठीक है। फिर हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस देखा, और फिर अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, समझ लो, एक चीज चली गई है, बस आगे थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, और हम उसको जल्दी जल्दी तो नहीं, लेकिन आराम से टाइम लेकर निपटाएंगे, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आए और आसानी हो पढ़ने में भी, ठीक है।